हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं मैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी खासी चल रही होगी। ओके। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में से ही। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की और विस्कोसिटी की। जैसा आपने देख रखा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ है फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। एक दो कंडीशन है यहाँ में हम पढ़ेंगे। स्टोक्स लॉ क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चाहे आपका नीट हो, जेई हो, एडवांस हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ओके। तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना चालू करिए। आज की क्लास में सिर्फ हम थ्योरी और डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। इससे आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ओके। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फ्रिक्शन से। तो हम ध्यान देते हैं कि भाई जब कभी फ्लूइड फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं लेयर्स में फ्लूइड करता है, लेयर्स में फ्लो करता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास दो लेयर है इस टाइप से। ये अपर लेयर हो गई, ये लोअर लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई। अब वो मान लीजिए जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कुछ वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है। ओके। मान लीजिए हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, अपर लेयर पर फोर्स लगाते हैं। तो इस पर नीचे, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से काम करेगा। ओके। ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अब हम नीचे वाली लेयर पे ध्यान दें तो नीचे वाली लेयर क्या है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। भाई ये नीचे वाली लेयर जस्ट इसके नीचे है, हमने ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाया टूवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा। और यही फ्रिक्शन फोर्स जब हम नीचे वाली पे देखेंगे तो सामने की तरफ लगा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी फ्लो, जब फ्लो इधर से इस तरह हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो अपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर को फ्रिक्शन फोर्स से आगे की तरफ खींच रही होगी। कह सकते हैं कि भाई अपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर का मोशन किस तरीके से हो रहा होगा, नीचे वाली लेयर पर कोई तो फोर्स काम कर रहा होगा, वही फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स यानी कि अपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर को फ्रिक्शन फोर्स से आगे की तरफ धकेल रही है। सही है। और खुद की तरफ, और जो नीचे वाली लेयर है वो अपने से ऊपर वाली लेयर को रजिस्ट करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से कि आगे वाली इधर भाग रही है, पीछे वाली रजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे वाली में हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो आगे की तरफ, नीचे वाली लेयर को भी आगे की तरफ बढ़ा ले जा रहा है। तो ये कंडीशन है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको नाम दिया हमने विस्कस फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने नाम दिया विस्कस फोर्स। ओके। और इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एक रेजिस्टेंस पैदा करने की जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उसको हमने नाम दिया विस्कोसिटी। सही है। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। द फ्रिक्शन फोर्स among horizontal fluid layers is called viscous force। विस्कस फोर्स। ओके। यानी कि ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है इसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स समझ में आ गया। ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है विस्कस फोर्स बोलते हैं इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके। विस्कोसिटी। और एक विस्कोसिटी की आपने एक और डेफिनेशन सुनी होगी, और द रेजिस्टेंस
resistance between two adjacent layer called viscosity. तो दोनों ही हमारी डेफिनेशन 100% करेक्ट है। इसका क्या मतलब है? द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, यानी कि दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। और यही हमने पहली उसमें देखी, यानी कि द फ्रिक्शन फोर्स अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके, विस्कस फोर्स समझ में आ गया। विस्कस फोर्स होता क्या है? कुछ नहीं है, विस्कस फोर्स फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, सिंपल। और दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, एक दूसरे को, जो लेयर एक दूसरे को पकड़े रहती हैं एक दूसरे से, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम विस्कोसिटी। सही है, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट टर्म जो पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है पहले ये समझेंगे। सही है, सपोज करो कि फ्लूइड बह रहा है, हम मान लेते हैं एक पाइप में फ्लूइड बह रहा है या एक रिवर में फ्लूइड बह रहा है। रिवर के हिसाब से देख लो, ठीक है। हम मान लेते हैं एक रिवर में फ्लूइड बह रहा है इस तरीके से। मतलब ये जो रिवर है, नीचे इसका तल है, रिवर का नीचे वाला तल है, इसको रिवर बेड कहते हैं, रिवर बेड। ये एक मैं रिवर के एग्जांपल को लेके बता रहा हूं, वैसे ये पाइप भी हो सकता है, ठीक है। पाइप में फ्लो हो सकता है या फिर किसी ओपन फ्लो हो सकता है, कुछ भी तरह का फ्लो हो सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक रिवर में जैसे फ्लो कर रहा है, एक नदी में पानी बह रहा है, इस तरीके से एक आप देखो, जो उसका सबसे नीचे वाला तल होता है उसको रिवर बेड कहते हैं। ओके, और एक जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है पानी की या वाटर की या किसी लिक्विड की, उसको हम बोलते हैं रिवर सरफेस। रिवर सरफेस, रिवर सरफेस। ओके, अब देखो हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, और सबसे मैक्सिमम, सबसे ऊपर वाली रिवर सरफेस पर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो अभी ये देखते हैं कि जैसे ही हम रिवर्स बेड से ऊपर जाओगे, रिवर बेड से ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इस तरीके से जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहां से ऊपर की तरफ जाते हो मान लो इधर, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब किस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज होगी देखिए, मतलब इस लेयर की वेलोसिटी जीरो है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फिर इससे ज्यादा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इससे ज्यादा कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, ऐसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और ऊपर वाले की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। आती है बात समझ में? ठीक है सर। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे ही हम देखो यहां से बाई ऊपर की तरफ नापा जाएगा, बाई, इसको मान लेते हैं बाई डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हम बाई ऊपर बढ़ेंगे वेलोसिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। मान लेते हैं हम डी वाई डिस्टेंस ऊपर बढ़ते हैं, डी वाई डिस्टेंस ऊपर बढ़ते हैं, मतलब इस लेयर की वेलोसिटी v है तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी होगी v प्लस dv, v प्लस dv। यानी कि डी वाई डिस्टेंस ऊपर बढ़ने से वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? dv कह सकते हैं, बताइए भाई। यानी कि हमने रिवर बेड पे मान ली वेलोसिटी जीरो है और ऊपर मैक्सिमम है सबसे पहले। अब माने नहीं है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, नीचे वाली जो तल होता है सबसे नीचे वाली, जैसे हम रिवर में पानी बह रहा है तो सबसे पहले नीचे जो परत होती है ना वो काफी स्मॉल, मतलब काफी स्मॉल वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, बहुत ही नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। हम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी बहुत जीरो है। ओके, ऊपर वाले की मैक्सिमम, ऑब्वियसली ऊपर वाले की मैक्सिमम होगी। ओके, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की परत को क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, तो जितना नीचे ये सब एक दूसरे की फ्रिक्शन को पीछे खरीद रहा है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, इस पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा क्योंकि ये तल से लगा हुआ है। तो इस मान लेते हैं कि डी वाई वेलोसिटी ऊपर बढ़, यानी डी वाई डिस्टेंस से जब ऊपर बढ़ते हैं तो वेलोसिटी में इंक्रीज होता है डी वाई, सॉरी डीवी। यहां वेलोसिटी वी है
तो ये v प्लस डी हो जाएगा। तो इसी को बोला, इसी को नाम दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को नाम दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट कि dv वेलोसिटी इंक्रीज होगी dy डिस्टेंस बढ़ने से, इसको बोल दिया हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि dy डिस्टेंस ऊपर बढ़ने से, dy डिस्टेंस बढ़ने से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, dv का वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, इसी को बोल दिया हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, इसी को बोल दिया हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए अब बात करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया कि जितना हम वेलोसिटी बढ़ेंगे, यानी जितनी डिस्टेंस बढ़ेंगे, dy वेलोसिटी ऊपर बढ़ने से हमारी वेलोसिटी में dv वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता है। ओके, सही है। अब बात करते हैं हम विस्कस फोर्स की, जो हमने बात की। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, किस तरीके से ये काम करता है। ओके, चलिए विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स हेडिंग डालेंगे विस्कस फोर्स, इसका हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। चलिए, हमने एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंट से एनालाइज किया, यानी कि जो विस्कस फोर्स है इसको एफ बी से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया कौन सा, एरिया कौन सा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अपर सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लो कोई नाव है, ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर एक नाव है, तो उसका जो सरफेस का एरिया होगा नीचे, जो टच में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, यानी कि सॉलिड सरफेस का लिक्विड सरफेस में जो कांटेक्ट एरिया होगा वो होगा कैपिटल ए। तो हमारा जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एरिया पर। तो हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहां लगाएंगे हम डायमेंशन एनालिसिस, हम लगाएंगे डायमेंशन एनालिसिस। ओके, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हो गया हमारा एरिया के, सॉरी एरिया के प्रोपोर्शनल, उसने बता दिया ना एरिया के प्रोपोर्शनल, डायमेंशन एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कर दिया, विस्कोसिटी फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है और dv के प्रोपोर्शनल होता है, dv अपॉन dy के। ओके, यहां आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां आएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो यहां आ जाएगा माइनस ईटा ए dv अपॉन dy। अब इसको देखते हैं, ये है क्या भला, ईटा क्या है। पहले तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जब भी विस्कस फोर्स लगा लोगे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहां ये क्या है, ईटा क्या है और माइनस क्यों आया है, माइनस क्यों आया है। सबसे पहले हम माइनस की बात करते हैं, माइनस की बात करें तो जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स जो है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ही तो है भाई। विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि एक रेजिस्टिव फोर्स है। विस्कस फोर्स इज ए रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स है, एंड ऑलवेज एक्ट्स opposite to motion, opposite to fluid flow। फ्लूइड फ्लो, जिस तरफ हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वही फ्रिक्शन फोर्स है। जिस तरफ हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स हमारा, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया। किस वजह से लिया, एक तो रेजिस्टिव फोर्स है और हमेशा अपोजिट टू द मोशन लगता है, अपोजिट टू द मोशन लगता है, अपोजिट टू द फ्लो लगता है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। ओके, अब यहां पर ईटा की बात आती है कि भाई ईटा है क्या। देखो, ईटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट
अब मान लीजिए हमारा फोर्स, हमारा विस्कस फोर्स आया एफ वी इक्वल टू माइनस ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ओके, देखो फोर्स है, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ईटा की न्यूटन, हम ईटा की यूनिट निकाल रहे हैं, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ओके, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड अपॉन वाई मीटर, यानी कि सेकंड इनवर्स, नीचे सेकंड आ जाएगा तो सेकंड इनवर्स 1/सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ईटा की यूनिट निकालते हैं, तो यहां न्यूटन इधर रहेगा, इधर सेकंड आ जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर। यही होती है आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, यूनिट हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। और आगे एलैबोरेट कर लेते हैं इसको, और आगे देखेंगे। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, इसको हम पास्कल बोल देते हैं। पास्कल आपने देखो 1 पास्कल हमने प्रेशर में यूनिट पढ़ ली थी, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको बोल दिया हमने पास्कल इनटू सेकंड। एक यूनिट ये भी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ये यूनिट भी दे सकता है। ओके, चलिए एक यूनिट ये हो जाएगी। अब न्यूटन को हम सीजीआई पद्धति में लिखते हैं, यानी कि यूनिट में लिखते हैं, तो सीजीआई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी यूनिट क्या हो जाएगी 10⁻⁴ डाइन। फोर्स को डाइन लिखते हैं सीजीएस में, और सेकंड को सेकंड ही लिखते हैं, और मीटर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर इसको। ओके, तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं 10⁻⁴ पॉइज, पॉइज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1 पास्कल सेकंड, 1 पास्कल सेकंड। तो 1 पास्कल सेकंड जब भी आपको पॉइज दे रखा होगा तो आपको पास्कल सेकंड में बदल लेना। एक पॉइज दे रखा है, मान लो 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज होता है, तो यहां से 1 पॉइज निकालोगे, 1 पॉइज, 1 पॉइज क्या हो जाएगा, 1 पॉइज हो जाएगा आपका 1/10, 1/10 पास्कल सेकंड। ओके, पास्कल सेकंड। तो ये इंपोर्टेंट है, आपकी सारी यूनिट इंपोर्टेंट है। ओके, याद रखेंगे इनको, ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, या फिर कन्वर्ट करवा लिएगा। आपको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट और विस्कोसिटी की वैल्यू दे देगा 10 पॉइज, 10 पॉइज तो आपको बदलनी पड़ेगी किसमें, पास्कल सेकंड में, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पास्कल पर सेकंड हो जाएगा। ओके, यूनिट समझ में आती है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन देखो, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर न्यूटन, न्यूटन फोर्स है, तो एम एल टी -2 फोर्स इनटू सेकंड, सेकंड की टी हो जाएगी अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, नीचे मीटर, तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब देखो एल को ऊपर ले जाओगे -2, ये एक एल पहले से है, तो ये हो जाएगी एम एल इनवर्स, और देखो टी की पावर -2 इंटू टी की पावर 1, तो ये हो जाएगा -1, यहां लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, कहां लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं। डायमेंशंस जो हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ओके, तो डायमेंशंस कभी हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम डायमेंशंस पूछ लेगा आपको, तो डायमेंशन याद रखनी है। तो फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशन तो आप इजी निकाल लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, हमारे पास विस्कस फोर्स है, यहां से हमने न्यूटन, यहां से हमने फोर्स की यूनिट रखी न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, डीवी अपॉन डीवाई वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होती है 1/सेकंड। तो यहां से हम ईटा की ईटा की यूनिट निकालते हैं, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल सेकंड बोलते हैं। 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10⁻⁴, यानी कि 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइज, यानी कि 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज, 1 पॉइज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/10 पास्कल सेकंड। ओके, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी एम एल इनवर्स और टी इनवर्स। ओके, ठीक है भाई, इन सभी चीजों को आप ऐड कर लोगे।
चलिए चलें बढ़े आगे। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, हम फ्रिक्शन की और बात करते हैं। किस किस कंडीशन में हमें फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। दो कंडीशन है हमारे पास। केस वन को देखेंगे। केस वन, केस वन क्या हो सकता है कि यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पर मोशन कर रहा होगा। मान लो जैसे आपने एक बोट देख ली। बोट क्या करती है, समुद्र के ऊपर या किसी नदी के ऊपर तैरती है। यानी कि ये हो गया आपका लिक्विड और ये होगी आपकी बोट। ओके, ये मोशन कर रही है इधर, मोशन कर रही है इधर। सही है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरे की चलो बाद में करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर हो, फ्लूइड के अंदर हो, यानी कि फुली सबमर्ज्ड हो, फुली इमर्ज्ड हो। ठीक है, कंडीशन एक ये हो सकती है कि भाई ऑब्जेक्ट पूरा हमारा फ्लूइड के अंदर हो, ये हो सकता है। ओके, वेलोसिटी v से डिनोट, इधर मोशन कर रहा है, मोशन इस तरह मोशन कर रहा है, तो फोर्स किधर आएगा, विस्कस फोर्स इधर आएगा। इस कंडीशन में विस्कस फोर्स इधर आएगा। ये हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। फिलहाल ये वाली जो कंडीशन है हमारा, इससे जो हमने पहले डिस्कस किया, विस्कस फोर्स जो आता है, इसमें विस्कस फोर्स जो आता है हमारा माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई आता है। ये हमने डिस्कस करा इससे पहले। ओके, जो हमारी पहली कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम देखेंगे। इसमें हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने जो पहला केस है इस वाले के, यानी कि हमारा जो सॉलिड है, जो सॉलिड सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेस हो गया और लिक्विड का सरफेस हो गया, लिक्विड का सरफेस हो गया, ये वाला। सही है, देखो ये वेलोसिटी v है। मान लो इसको फोर्स हम F फोर्स लगा के, कैपिटल F लगा के हम इसको मूव कराते हैं आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स काम करेगा। एक सिंपल सी बात है। तो इसको, इस विस्कस फोर्स को हम एफ वी इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई लिख सकते हैं। यदि इसने पूछ लिया कि रिक्वायर्ड फोर्स, इसने पूछ लिया हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, find the force required to move a boat with 10 meter per second to the right, ओके। आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दे रखी है, यानी कि ईटा दे रखा है, 0.075 पास्कल पर सेकंड दे रखा है। ओके, और एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ बोट दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है आपको, सॉरी डीवी अपॉन डी वाई 1 सेकेंड इनवर्स। ओके, इस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप क्या करोगे, सिंपल इसमें फॉर्मूला में रख दोगे, फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स का उल्टा है भाई एफ बी। आप सिग्मा एफ लगाओगे, सिग्मा एफ 0 लगाओगे, देखो ये जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा आपका एफ वी के, ओके। तो यहां से आप फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड, देखो कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो सकता है किसी भी मूव कराने के लिए, यानी कि वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाए।
फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाए तभी तो बोट आगे की तरफ मूव करेगी। तो हमने क्या कर लिया भाई, मिनिमम जो फोर्स चाहिए, जो एफ मिनिमम कम से कम तो चाहिए, एफ भी तो चाहिए, तो इसको हमने ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई लिख लिया। सही है, डीवी अपॉन डीवाई लिख लिया। तो चलो ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो फोर्स हो गया हमारा वो ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई। ईटा दे रखा है 0.075, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, ये आ जाएगा। अब कभी कभी पूछ लेता है वो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस पूछ लेता है। शियर स्ट्रेस एट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, शियर फोर्स पूछ लेगा, शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई, और ए से डिवाइड कर दो तो ए से एरिया कट जाएगा, ये हो जाएगा ईटा डीवी अपॉन डीवाई। ओके, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ईटा की वैल्यू दे रखी है 0.075। जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन करके, ठीक है। और ये हो जाएगी 1, 0.075, ये पास्कल में आ जाएगी। शियर स्ट्रेस पूछ सकता है कभी भी। ओके, शियर स्ट्रेस पूछ सकता है। चलिए, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो, फाइंड द शियर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 1 मीटर फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम रिवर बेड, रिवर बेड। ओके, तो वेलोसिटी दे रखी है हमारी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 10 मीटर स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 0.075 पास्कल सेकेंड। तो शियर स्ट्रेस निकलवाइए भाई। शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस है हमारे पास ईटा इंटू डीवी अपॉन डीवाई। अब इसने क्या कह दिया कि ये कंडीशन पूछ ली, ये ओके, ये फिर ये हो गया आपका सरफेस, सरफेस, और ये हो गया रिवर बेड, रिवर बेड। यहां की वेलोसिटी 0 है, इस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, इस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब इसने पूछा यानी कि भाई y इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द रिवर बेड से ऊपर इस लेयर पे शियर स्ट्रेस क्या होगी, इस वाली लेयर पर शियर स्ट्रेस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे। तो dv अपॉन dy, यानी कि वेलोसिटी v 0 से, मान लो इसकी वेलोसिटी v है तो ये 0, और ये हो जाएगा आपका y माइनस 0, भाई 0 से y चला गया, तो dv जो निकलेगा आपका dv अपॉन dy, ये हो जाएगा v, वेलोसिटी दे रखी है 10 अपॉन y दे रखा है 1, तो dv अपॉन dy यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना निकल गया 10 सेकंड इनवर्स। ओके, जिस भी लेयर पे पूछ रहा है। चलिए, अब टाउ इक्वल टू जी, ये एन क्या दे रखा है, जो ईटा दे रखा है 0.075। ओके, dv अपॉन dy वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा 10, तो यहां से आप निकाल लेंगे 0.75 पास्कल, यानी कि शियर स्ट्रेस निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। सही है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया हमने, निकाल लेंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, पहला कंडीशन तो ये बन गया कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर मोशन कर रहा है। अब केस सेकंड आ जाता है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर, यानी कि सॉलिड फुली इमर्ज्ड है हमारा लिक्विड के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। चलिए, इस कंडीशन में देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड,
when solid is emerged in liquid. ओके, लिक्विड में फुली इमर्ज्ड है, जैसे कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये आपका लिक्विड है, जैसे आपका ओशियन देख लिया आपने, समुद्र देख लिया, उसमें सबमरीन होती है हमारी जो नीचे मूव करती हैं उसके यानी कि कुछ डेप्थ पे, यानी फुली सबमर्ज्ड होती हैं, वो फुली सबमर्ज्ड होती हैं, पानी के अंदर तैरती हैं, पानी के अंदर मूव करती हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से ये हो गई, ठीक है, ये इधर मूव कर रही है, वेलोसिटी v नॉट से। ओके, इसका कुछ रेडियस हो सकता है, इसका कुछ मास हो सकता है। ओके, तो इस पर विस्कस फोर्स किधर लगेगा बताइए, इस पर विस्कस फोर्स लग जाएगा इधर, एफ वी, एफ वी, एफ वी। अब इस कंडीशन में हम विस्कस फोर्स कैसे निकालें, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमारे सामने आती है स्टोक्स थ्योरम आती है, इसके सामने इस कंडीशन में हमारे सामने स्टोक्स थ्योरम काम करती है। स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि इस कंडीशन में यदि हमारा ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज्ड हो लिक्विड में, तो इस कंडीशन में जो हमारा विस्कस फोर्स होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन यानी कि शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पे करता है, दूसरा करता है हमारा विस्कोसिटी ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कैसे करते हैं, विस्कोसिटी कह सकते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, ठीक है, जो भी है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, तो गैस भी हो सकता है। फ्लूइड से अंदर तो दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है। तो इन्हें स्टोक्स ने ये बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा जो फुली सबमर्ज्ड बॉडी पे, वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। अब हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल बॉडी मानी, जो हमारी कैलकुलेशन है हम स्फेरिकल बॉडी के लिए करेंगे। ओके, हमने एक स्फेरिकल बॉडी मानी, मान लो ये बॉडी है हमारी स्फेरिकल, वही, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है एफ वी लगने वाला है, इसकी कुछ रेडियस होगी, ये r हो गई, और इसका मास हो गया m। ओके, ये कंडीशन है हमारे पास। और जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है जिसमें ये मूव कर रहा है, ये जो फ्लूइड हो गया पूरा, इसकी हमने विस्कोसिटी मान ली ईटा, सही है। अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फेरिकल बॉडी की, स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे शेप एंड साइज की जगह पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई शेप एंड साइज यानी कि स्फीयर में तो मेन चीज आपकी रेडियस ही होती है। ओके, रेडियस होती है, तो यानी कि रेडियस पे डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा स्पीड, और तीसरा विस्कोसिटी। ओके, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेडियस के, स्पीड के और ईटा के, सही है। हम डायमेंशन एनालिसिस इस केस में लगाते हैं, तो हम मान लेते हैं भाई इसकी पावर a मान लेते हैं,
इसकी पावर b मान लेते हैं और इसकी पावर c मान लेते हैं। सही है, कर लेंगे। अब कांस्टेंट, ये हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मान लीजिए ये k हो गया, ये r की पावर a हो गया, v की पावर b और ईटा की पावर c। अब यहां डायमेंशन एनालिसिस लगा के आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं भाई, इजीली निकल जाएगा। तो यहां पर डायमेंशन रखिए, डायमेंशन रखिए। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t माइनस 2 ये होती है। और ये k हो गया, k हो गया इनटू k क्या है, k तो डायमेंशन लेस है, उसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास रेडियस होगी l की पावर a, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगी हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है l t माइनस 1 की पावर v। और ईटा क्या होता है, ईटा अभी हमने देखा m l इनवर्स और t इनवर्स। ओके, ये हो गया c। यहां से हम देखते हैं, देखो m l t माइनस 2, m की पावर क्या है, यहां पर m की पावर है आपकी c, l की पावर यहां से a आ जाएगा, यहां से प्लस b आ जाएगा और यहां से माइनस c आ जाएगा। और t की पावर देखें तो t की पावर माइनस b और यहां से आ जाएगा माइनस c। ओके, यहां से कंपेयर करते हैं भाई, m की पावर कंपेयर करते हैं तो यहां से 1 इक्वल्स टू यहां से c आ जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। बताइए, अब l की पावर हम कंपेयर करते हैं, l की पावर इधर 1 है, इधर क्या हो जाएगी आपकी, देखो पहले क्या करते हैं हम, c की वैल्यू आ गई है ना, तो t की कंपेयर कर लेते हैं, जिससे कि हमारी c और v की भी निकल जाएगी, डायरेक्ट c की वैल्यू रखे तो यहां से आ जाएगी माइनस 2, t की पावर माइनस 2, इधर क्या है माइनस v माइनस c। ओके, c की वैल्यू 1 रख लेते हैं, जो माइनस 2 माइनस v और माइनस 1। ओके, तो माइनस v को इधर लाओगे v इधर हो जाएगा, माइनस 2 को इधर ले जाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू भी 1 आ गई। ओके, v की वैल्यू भी 1 आ गई। ओके, इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, l की पावर देख लेते हैं, l की पावर इधर 1 है, इधर क्या है a है प्लस v है माइनस c है, 1 इक्वल टू a की पावर निकालनी है प्लस v की पावर कितनी है 1, c की पावर 1, 1 से 1 कट जाएगा, a की पावर यहां से भी a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो यहां से a v और c की तीनों की वैल्यू आ गई 1। अब रख लेते हैं, अब हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, एफ वी इक्वल टू के की पावर, सॉरी के आर की पावर 1, आर की पावर 1, आर की पावर ए है, ए की वैल्यू 1 है, वी की पावर बी है, ये भी 1 है, और ईटा की पावर भी 1 है। तो यहां से जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया वो आया के आर वी ईटा, के आर वी वीटा। ओके, अब के की वैल्यू, भाई के क्या है, के कांस्टेंट है, और हम ये सब जानते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस जब भी हम यूज करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज यही होता है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता है। क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में हम कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू जो आती है, कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। और जब स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये भी देख लेते हैं। के की वैल्यू आई 6 पाई के बराबर, के की वैल्यू आई 6 पाई। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स का 6 पाई आर वी ईटा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, रट लो इसको, खून में घुस जाना चाहिए ये फॉर्मूला। सही है, हो जाएगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the object before stopping, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, फुली सबमर्ज्ड है ऑब्जेक्ट, किसमें, लिक्विड में। ओके, तो ये पूछा है कि वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v नॉट से, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब वो अपना रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। जैसे कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, मान लीजिए
कंडीशन बना लेते हैं। ये वो वाली कंडीशन है जो हमने अभी फॉर्मूला जो निकाला है। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास v नॉट। ओके, इसका मास m हो गया, रेडियस r हो गई, इधर लगा हुआ है फोर्स एफ वी लगा हुआ होगा, एफ वी। और जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट दे रखा है ईटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ एफ समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं। ओके, देखो फ्रिक्शन फोर्स, अब यहां पर एक ही फोर्स काम कर रहा है एफ बी, और वो भी जब मोशन हमारा इधर है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसको हम माइनस एफ वी लेंगे एम, और वी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए को, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इंटू डीवी, v इंटू डीवी अपॉन डी एस, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। ओके, माइनस एफ बी क्या है, एफ बी आपका 6 पाई आर वी ईटा इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डीवी अपॉन डी एस। ओके, यहां से देखो v से v का कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ds को इधर ले आओ और बाकी जो 6 पाई आर ईटा ये जो कांस्टेंट है वो इधर ले आओ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास ds इक्वल टू माइनस एम अपॉन 6 पाई आर इंटू ईटा, ये बचा। और इधर क्या बचता है, इधर बच जाएगा हमारे पास dv। ओके, ये बच जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, मान लो डिस्टेंस जीरो से, जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो से एस तक चला गया, और जो हमारी वेलोसिटी है, शुरुआत में वेलोसिटी वी नॉट है, बाद में स्टॉप हो जाएगी यानी कि रेस्ट पे आ जाएगी, तो जीरो कर सकते हैं, बताइए हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एस माइनस जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम अपॉन 6 पाई आर ईटा, और ये हो जाएगा जीरो माइनस वी नॉट, जीरो माइनस वी नॉट। अब देखो ये जीरो है, ये माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से एस इक्वल टू ये आ जाएगा एम वी नॉट अपॉन 6 पाई आर ईटा। सही हो जाएगा, बताइए। आपके पास फॉर्मूला पता है भाई, हमें फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो यहां सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा के आप निकाल सकते हो। सही है, निकाल लोगे, कोई समस्या, बताइए, हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक में, बढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका ग्राफ भी देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। सही है, चलिए हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, हेडिंग डालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, इसको हम जनरली जो डिनोट करते हैं, इसको वी टी से डिनोट करते हैं। ओके, वी टी से डिनोट करते हैं। इसको पहले कंडीशन समझते हैं, कंडीशन कब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, चलिए देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लो एक ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप है एक, जैसे बादल ऊपर से जब बूंद गिरती है, बारिश होती है, तो एक ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जैसे शुरुआत में हमारी कंडीशन मान लो इस तरफ से ड्रॉप है, सही है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, पहले तो आप ये बताइए। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एक mg, जिसको हम बोलते हैं w, वेट लगेगा। एक देखो, एक ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट, क्योंकि एयर में है, कहां पर है, एयर में है या किसी और मीडियम में, जो भी है, सही, ये किसी मीडियम में है, ठीक है। इस मीडियम की हमने मान ली कि जो वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और इसकी डेंसिटी हमने कुछ डेंसिटी मान ली, डेंसिटी है इसकी रो। ओके, डेंसिटी और ईटा, डेंसिटी हो गई हमारी मीडियम की रो, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया ईटा। चलिए अब बताइए, एक और फोर्स लग रहा होगा इस पे, शुरुआत में नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगेगा। कौन सा फोर्स होगा, एफ बी। भाई नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउन तरफ मूव कर रही है, तो एफ बी ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बताइए, ये हमारी ड्रॉप है। ओके, वाटर ड्रॉप है या फिर किसी और लिक्विड की ड्रॉप हो सकती है,
ये ड्रॉप है फिलहाल। नीचे की तरफ डब्ल्यू लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स एफ बी यानी कि विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट लगेगा। मान लीजिए इसकी जो रेडियस आर है और इसकी डेंसिटी जो मटेरियल सॉलिड की जो डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा, सॉलिड की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। तो आप यहां से फोर्स इक्विलिब्रियम देखिए, तो फोर्स क्या है शुरुआत में, देखो फोर्स क्या है, डब्ल्यू यू प्लस एफ बी, यू प्लस एफ बी। अब शुरुआत में ड्रॉप गिर रही है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा भाई, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो क्या होगा, यानी कि ये जो नेट फोर्स है डब्ल्यू जो है वो इन दोनों से बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, यानी कि अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स से डब्ल्यू बड़ा होगा, तभी तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तभी तो नीचे की तरफ। भाई आप सोचो कि जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ क्यों गिरेगी, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स हमारे पास नीचे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इन दोनों फोर्सों से बड़ा होगा तभी तो। अब शुरुआत में करते हैं, हम बात करते हैं शुरुआत की, यानी कि इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली बात करते हैं तो वेलोसिटी तो जीरो है भाई, जब वेलोसिटी जीरो है तो हमारा एफ भी जीरो हो जाएगा शुरुआत में, शुरुआत में एफ भी जीरो हो जाएगा। बताइए शुरुआत में यदि वेलोसिटी जस्ट, हमने क्या किया, जस्ट इनिशियल यानी कि जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट टू मोशन, तो हम मानते हैं शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है, तो हमारा एफ बी क्या है, एफ वी जो है हमारा है 6 पाई आर वी ईटा, तो शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा शुरुआत में, तो एफ बी क्या है हमारा जीरो है, समझिए शुरुआत में एफ बी जीरो है। ओके, तो नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स हमारा अभी भी डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो नेट एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा। अब नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी भाई, जीरो से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज हो रही, इंक्रीज होगी, सही है। ये इनिशियल कंडीशन है हमारी, जैसे ही हमारा मोशन स्टार्ट होता है, इनिशियली एफ बी हमारा जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स नीचे की तरफ, मान लो ये एफ बी जीरो है तो डब्ल्यू तो वैसे भी देखो दोनों के सम से ज्यादा है, डब्ल्यू दोनों के सम से ग्रेटर देन है डब्ल्यू, जब एफ बी जीरो है तो यू से तो ज्यादा बड़ा होगा डब्ल्यू, हमारा डब्ल्यू ज्यादा होगा तो एफ नेट नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, जहां एक्सेलरेशन आ जाता है वहां वेलोसिटी इंक्रीज होती है। भाई मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और डाउनवर्ड ही लग रहा है और डाउनवर्ड ही मोशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सही है। पहली कंडीशन में तो ये समझ में आती है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि दूसरी हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, दूसरी हम देख लेते हैं कहीं बीच में, कहीं बीच में जहां वेलोसिटी हमारी कुछ वैल्यू, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां वेलोसिटी होगी। अब ये आ गया, अब हमारा डब्ल्यू जो है देखो डब्ल्यू प्लस एफ बी, अब कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, तो एक तो ऐसी कंडीशन आएगी जब इन दोनों का सम डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। हमने वही कंडीशन देख ली कि भाई जब एफ बी बढ़ बढ़ के वेलोसिटी बढ़ रही है, आप देखो यहां से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एफ बी लगातार इंक्रीज हो रहा होगा। मान लीजिए यहां कंडीशन देख लेते हैं, ओके, यहां वेलोसिटी क्या है, ये ऊपर एफ बी लग रहा है, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है और नीचे डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, तो यहां से एफ बी भी इंक्रीज होगा। अब जब इंक्रीज होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये फोर्स, दोनों फोर्स जो होंगे भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, तो ये तो कांस्टेंट है, ज्योमेट्री तो चेंज हो नहीं रही है, अपथ्रस्ट कांस्टेंट है। यू भी इतना बड़ा, जीरो से इतना बढ़ गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन इन्होंने अचीव कर ली, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन्होंने अचीव कर ली। देखो पहले तो डब्ल्यू क्या था हमारा बड़ा था, यानी नेट फोर्स तो डाउनवर्ड था। अब इस कंडीशन में क्या आ गया, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती चलेगी, मैक्सिमम इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कहीं तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होगी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन उसने यहां अचीव कर ली, तो यहां पर एफ नेट यानी कि एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां एफ नेट जीरो है वहां नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी हमारी वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसी को बोल दिया हमने टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को बोल दिया हमने टर्मिनल वेलोसिटी। सही है भाई, ये बात समझ में आती है। शुरुआत में ड्रॉप रेस्ट में है, इंक्रीज नीचे गिरना चालू करेगी किस वेलोसिटी, जीरो से वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज वेलोसिटी होगी तो हमारा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि ये कुछ टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी तो एफ बी मैक्सिमम हो जाएगा, एफ बी मैक्सिमम हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो वहां वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी में उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को, उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी बोल दिया। अब देखो, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है, अब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है, अब एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो अब हमारी ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे की तरफ गिरती रहेगी। यही कांस्टेंट वेलोसिटी हमने मान ली कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। सही है, तो इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, तो हमने ये देख लिया कि व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड, देन ड्रॉप जो है हमारी, ड्रॉप कीप फॉलिंग with a constant velocity, with a constant velocity, constant velocity, constant velocity, and this velocity is called terminal velocity, terminal velocity. ओके, टर्मिनल वेलोसिटी, यही कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। बात आगे समझ में। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का हम निकालते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कब अचीव हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी हुई है जब इक्विलिब्रियम आ गया है, W इक्वल्स टू U अपथ्रस्ट प्लस FV। ओके, तो देखो W mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये हो गया हमारा mg हो गया, ये अपथ्रस्ट हो गया, और ये हो गया आपका विस्कस फोर्स। इसकी रेडियस r है, मास m है। ओके, डेंसिटी हमने मान लिया इसकी सिग्मा, डेंसिटी हमने मान लिया इसकी सिग्मा, और जो हमारा लिक्विड है यानी ये जो फ्लूइड है इसका हमने कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा है और डेंसिटी रो है। ओके, चलिए अब निकालते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो mg, ये नीचे की तरफ mg लग जाएगा, अपथ्रस्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो हो जाएगा, g हो जाएगा इंटू v। भाई फुली सबमर्ज्ड है, फुली इमर्ज्ड है लिक्विड में, तो वॉल्यूम यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर होगा, तो v हो जाएगा प्लस, ये क्या है, ये है 6 पाई r, वेलोसिटी हो जाएगी हमारी vt इंटू ईटा। बताइए हो जाएगा। m को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने मानी है सिग्मा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू जी बराबर रो जी वी प्लस सिग्मा पाई आर वी टी इंटू ईटा। ओके, चलिए ये टर्म इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, और वॉल्यूम इंटू जी बाहर निकल जाएगा। भाई क्या है, सिग्मा वी जी रो वी जी, तो वी जी तो दोनों में से बाहर निकल जाएगा, सिग्मा माइनस रो रह जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 6 पाई आर वी टी इंटू ईटा। ओके, यहां से वी टी हमें निकालना है, तो वी टी कितना आ जाएगा, देखो वी टी इक्वल टू इधर हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 6 पाई आर इंटू ईटा। बताइए ये हो जाएगा, वीटी इतना निकल जाएगा, वीटी की वेलोसिटी आ जाएगी,
यानी टर्मिनल वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। अब यहां आप देखो तो ये जो v है, v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये रख लेंगे वैल्यू। ये हो जाएगा वी टी इक्व टू सिग्मा माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 6 पाई आर इंटू ईटा। ओके, अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। देखो यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एक आर से ये आर क्यूब की जगह पर आर स्क्वायर रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। ओके, देखो 3 से इसको हम 2 बार काट, 2 से काटेंगे हम इसको 3 बार, और 2 से काटेंगे हम इसको 2 बार, तो हमें बचेगा क्या, 2, ये बच जाएगा सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन, देखो ये 3 नीचे है तो ये नीचे पहुंच जाएगा, 3 इंटू 3 9, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका पाई, सॉरी ये ईटा, नीचे क्या बच रहा है, ईटा। सही है, देखो आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कट गया, ये 3 इंटू 3 9 हो गया, और ईटा बचा। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी वीटी की। ओके, तो हम देखते हैं वीटी क्या आया हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी जो आया 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ईटा। ओके, ये वैल्यू आई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब भी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी हो। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। सही है, बताइए हो जाएगा याद, हो जाएगा। सही है, ये आया कैसे, आपको एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन आया कैसे। सही है, ये हमारी हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखो टाइम के साथ क्या, हम वीटी का ग्राफ देखते हैं हम वर्सेस टाइम। टाइम, तो हमने एक चीज देखी, आपको एक चीज दिखाई दी कि टाइम के साथ, यानी कि पहले तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर टाइम के साथ कांस्टेंट हो रही है वेलोसिटी। पहले तो देखो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी वीटी है, टाइम के साथ पहले तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसके साथ फिर उसके बाद क्या हो रही है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है। ये हो जाएगा वीटी और ये हो जाएगा टी। ओके, ये ग्राफ याद रखेंगे। कुछ टाइम तक तो ये इंक्रीज होगी, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी। सही है, ये ग्राफ समझ में आया भाई। आप सोचो ना, वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज हुई, उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी उसने गेन की, उसके बाद कांस्टेंट होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। सही है, चलिए अब ग्राफ देखेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू आर वेलोसिटी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस आर, टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस आर। वीटी कितना आया हमारे पास, 2/9 सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ईटा। तो यानी कि जो वीटी है, वीटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। तो उसके ग्राफ क्या होगा, देखो आर स्क्वायर के, ये हो जाएगा वीटी और ये हो जाएगा आर। ओके, अब आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज, आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो रही है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो गया, ग्राफ्स हो गए किस तरीके से आता है। ओके,
हमारे फ्रिक्शन फोर्स हो गया कि दोनों कंडीशन में किस किस कौन कौन सी कंडीशन हमारी फ्रिक्शन फोर्स की निकल सकती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव कर रहा हो तो एफ बी इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड हो यानी फुली सबमर्ज्ड हो लिक्विड में तो एफ बी हो जाता है हमारा 6 पाई आर वी ईटा। यहां से हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके नीट हो गया, जेईई मेन हो गया, एडवांस में हो गया, सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।